बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 नंबर है और दिन है बुध का। पीडीएम की हुकूमत 12-13 अगस्त को ख़त्म हुई थी। 12-13 अगस्त को उनकी हुकूमत ख़त्म हुई, लेकिन निगरान वज़ीर-ए-आज़म को हलफ उठाते आई थिंक 16 या 17 अगस्त हो गए थे, या 15-16 अगस्त बहरहाल हो गए थे। और जैसे ही शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा से उतरे तो बमुश्किल वो 2 से 3 दिन पाकिस्तान में रहे और फिर अपने असल वतन लंदन रवाना हो गए। असल वतन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनके असासे वहाँ हैं, इनकी जायदादें वहाँ हैं, इनका इलाज वहाँ पे है, इनके कारोबार वहाँ पे है, इनकी शादियाँ वहीं पे हैं, इनकी गमियाँ वहीं पे, इनकी खुशियाँ वहीं पे हैं, इनका सब कुछ वहीं पे है। ये हमेशा ईदें पाकिस्तान से बाहर करते हैं और ये पाकिस्तान में सिर्फ इक़्तिदार के मज़े लेने आते हैं, पाकिस्तान को नोचने आते हैं, पाकिस्तान को खाने आते हैं। खैर 20 अगस्त को शहबाज शरीफ लंदन रवाना हुए और कल शहबाज शरीफ 1 माह पूरा लंदन में गुजारने के बाद आए और शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे बताया गया कि अपने चेकअप के लिए गए हुए हैं। लेकिन जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे तो 16 माह तक ना उनकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम, अल्लाह ताला का शुक्र के कमर में दर्द भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इससे पहले जब उनके केसेस थे तो हर चौथे दिन हमें सुनाई देता था कि शहबाज शरीफ साहब की आज कमर में दर्द है, आज इधर दर्द है, आज उधर दर्द है, और इसलिए नैब अदालत में पेश नहीं हो सके। लेकिन 16 माह तक बहरहाल ये एक अच्छी चीज़ हुई। जो लोग क्रेडिट देते थे इमरान खान को कि इमरान खान ने को ये क्रेडिट जाता है कि इनको इतना इमरान खान ने टेंशन दे के रखी कि 16 माह में ये बीमार नहीं हुए और पूरा इनका फोकस जो है वो अपनी करप्शन, लूट मार और उन चीज़ों पर रहा कि ये ना हो कि कोई 1-2 दिन छुट्टी कर लेंगे तो वो 1-2 दिन का जो भी माल पानी है, जो भी चीज़ें हैं वो भी मिस हो जाएंगी। और फिर इन्होंने दिन रात एक किया पाकिस्तान को कमज़ोर करने में, लूटने में, अपने करप्शन केसेस ख़त्म करने में, अपनी ज़ात, अपने मफाद के लिए, कानून साजियों के लिए। और फिर शहबाज शरीफ कल जब पहुँचे तो अब दोबारा शहबाज शरीफ जो हैं वो लंदन की टिकट उन्होंने कटवा ली है और शहबाज शरीफ के साथ मरीम नवाज़ भी जा रही हैं और ये दोनों जा रहे हैं। अब मामला क्या है? मामला ये देखें, अगर तो नवाज़ शरीफ आ रहे हैं 21 को, फिर तो शहबाज शरीफ 1 माह रह के आए हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर वापस क्यों जा रहे हैं? दूसरी बात यह है कि मरीम नवाज़ साहबा जो यहाँ पे लीड कर रही हैं उनके इस्तकबाल की तैयारियों को, वो क्यों जा रही हैं? 3 ऐसी डेवलपमेंट्स हैं शहर इक़्तिदार में या जुड़ी हुई मुल्की सतह पर जिनको बड़े गौर से 2 से 3, एक लंदन से डेवलपमेंट है, 2 पाकिस्तान से हैं, जिनको देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि सूरत हाल लगता यूँ है कि कशीदा हो चुकी है, लगता यह है कि मामलात गड़बड़ हो रहे हैं और लगता यह है कि बड़ी मुश्किलात शरीफ ख़ानदान के लिए बढ़ रही हैं और शायद नवाज़ शरीफ की 21 अक्टूबर की वापसी कैंसिल हो जाए। क्योंकि पहले एक तो आपने देखा कि शेड्यूल चेंज हो गया है और ये बताया गया, शेड्यूल इस तरह चेंज हुआ कि बताया गया कि जनाब अब एयरपोर्ट पे इस्तकबाल नहीं होगा मियाँ साहब का, अब सब लोग जो है वो मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे, उसको भरा जाएगा। क्योंकि अब ज़ाहिर है मसला ये होता है कि जब आप लोगों को पैसे दे के लाते हैं ना, अब कैसे आप उनको बांध के रखेंगे? अब आप उनको एयरपोर्ट की तरफ लेके जाएं, कोई इधर से निकल जाए, कोई उधर से निकल जाए, तो काम ख़राब हो जाएगा। लेकिन जब आप उनको इस तरह से लेके आएंगे कि 8 घंटे, जैसे वो डरबे में किसी चीज़ को बंद कर देते हैं, इस तरह से जैसे मुर्गियों को डरबे में बंद कर देते हैं या जानवरों को कहीं एक जगह आप बांध देते हैं, बंद कर देते हैं कि वो निकल ना सकें, तो उसी तरह से आप लाएंगे उनको 12 घंटे के लिए पैसे देकर लाएंगे कि 12 घंटे तुमने अंदर रहना है मीनार पाकिस्तान के, तुम बाहर नहीं निकल सकोगे, तुम्हें बिरयानी वहीं पे मिलेगी, तुम्हें कीमे वाले नान वहीं पे मिलेंगे, तुम्हें खाने पीने की हर चीज़ वहाँ पर मिलेगी, 12 घंटे तुम उससे बाहर नहीं निकल सकते। तो वो फिर एक अच्छा एक सक्सेसफुल तरीका होगा। वरना तो अगर बाहर होंगे तो बाहर तो कोई इधर से निकल जाएगा, कोई उधर से निकल जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनको पकड़ के और बांध के रखना। तो इसलिए ये अच्छा है कि उनको एक डरबे में बंद कर दिया जाएगा, एक उनको पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा कि वो वहाँ से निकल ना सकें, ताकि मियाँ साहब आएँ तो लगे कि माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान आ गया है। हालांकि ऐसा नहीं होगा और भरपूर, और इसमें आप सिर्फ ये नोट करें कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हाउसिंग सोसाइटीज़ वालों को बहुत एक्टिव कर दिया गया है और सबसे ज़्यादा पैसा हाउसिंग सोसाइटीज़ वालों से लगवाया जाएगा। और फिर बाद में ज़ाहिर है जब इक़्तिदार, क्योंकि मियाँ साहब को बता दिया गया, सब लोग ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब को बता दिया गया कि अगले वज़ीर-ए-आज़म आप हैं, आप वज़ीर-ए-आज़म होंगे, तो अब ज़ाहिर है जब एक हर कोई जितने इस वक्त जो मेन जर्नलिस्ट हैं सब एक ही बात और ओपनली टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि जनाब मियाँ नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म होंगे, तय कर लिया गया कि मियाँ नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म होंगे, तो फिर ज़ाहिर इन्वेस्टमेंट करेंगे, हर 2 नंबर बंदा इन्वेस्ट करेगा नवाज़ शरीफ की आमद पर कि वो जो 1 करोड़ लगाएगा वो 50 करोड़ कमाएगा। यही पिछले 16 माह में हुआ है जो आपने देखा। जिसने नून लीग के साथ उसके तल्लुकात थे वो उसने अरबों रुपए कमाए। और आप सिर्फ शुगर मिल्स वालों का अंदाज़ा लगा लें, 400-500 अरब रुपया वो शुगर मिल्स वाले जो हैं वो कमा गए और आवाम तबाह हो गई और बर्बाद हो गई है। अच्छा, अब ये है कि इस्तकबाल के उन्होंने पहले एक चेंज किया। अब मेरा ये ख्याल है कि कानूनी महाज पे कुछ चीज़ें मुश्किल हो गई हैं, कुछ कानूनी महाज पे मुश्किल हुई हैं, कुछ जो नवाज शरीफ का कल का बयान है उसकी वजह से मामलात जो है वो बड़े इनके टफ नज़र आ रहे हैं। कानूनी महाज पे मसला यह है कि इनका ख्याल ये था कि काजी फाइज ईसा साहब 17 सितंबर को जब हलफ उठाएंगे, 18 को वो बैठेंगे, सबसे पहले वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर
जो एक्ट है उसके ऊपर जो स्टे है उसको उड़ा देंगे, और जब उसको उड़ा देंगे और वो कानून बहाल हो जाएगा तो नवाज शरीफ अपील करेंगे, पनामा के ऊपर अपील करेंगे, 14 दिन में अपील सुनी जानी है, और उसके बाद वैसे ही पनामा का फैसला ही ख़त्म हो जाएगा, और इस तरह से नवाज शरीफ की तायात नाली भी ख़त्म हो जाएगी, वो जो रेफरेंसेस नीचे गए हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। गो कि इस हवाले से उनके वकला एक और प्लान कह रहे हैं। इनके वकला का ये कहना है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के पास एक पिटिशन जो है वो पेंडिंग है जमात इस्लामी की कि पनामा के लोगों का एहतसाब किया जाए, जो बाकी नवाज शरीफ के अलावा बाकियों का। उसमें नून लीग के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ये मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैसल साहब को भेजेंगे, काजी फैसल साहब उस पर बड़ा बेंच बनाएंगे, और बड़ा बेंच बनाकर और इस ज़रिए से भी जो है वो फैसला वापस लिया जा सकता है। लेकिन दोनों सूरतों में अब यह मामला इतने आसानी से जल्द अज जल्द तो हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि 3 अक्टूबर को अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर चला गया है, और फिर दूसरा जो आज एक और इसमें डेवलपमेंट यह है कि जो आज रिटन ऑर्डर आया है वो जो 18 सितंबर की समाअत का है, उसमें आपने देखा कि काजी फैसल साहब को अक्सरियत नहीं मिल सकी। अक्सरियत क्योंकि नहीं मिली, इसलिए जो स्टे है जो उमर बंदियाल साहब पे की सरबराही में जो बेंच था उसने दिया है, वो विकेट नहीं हो सका, वो वापस नहीं लिया जा सका, वो स्टे ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि काजी फैसल साहब को अक्सरियत नहीं हासिल हुई अभी तक बेंच में। 15 में से 8 जजेस उनके साथ नहीं थे इस मामले पर कि स्टे खारिज करना है। उन्होंने कहा सुनेंगे, सुन के फिर फैसला करेंगे। काजी फैसल साहब तो उसी दिन फैसला करना चाहते थे। अब 3 को जब ये समाअत दोबारा शुरू होगी, हो सकता है 3, 4, 5, 6, 7 अगस्त तक ये मामला चला जाए, हो सकता है 10 अगस्त तक चला जाए, 10 अगस्त कह रहा हूँ, 10 अक्टूबर तक चला जाए, तो फिर भी 21 अक्टूबर तक तो अपील तो नहीं होने वाली। जो इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव पीछे से भी इन्होंने कर दिया है कि 1947 के बाद से जिसके 184(3) के तहत फैसले हुए उसको एक रिव्यू का हक मिल जाएगा, वो तो चीज़ नहीं होने जा रही। तो रिव्यू नहीं, अपील का हक मिल जाए, तो वो तो चीज़ नहीं होने जा रही। तो एक तो ये इनके लिए जो है वो मसला हो गया है। दूसरा एक जो बड़ी डेवलपमेंट आज एक और हुई है, जिसके बाद आप एक ये रिटर्न ऑर्डर आया है, फिर ये 3 अक्टूबर तक मामला चला गया था 18 सितंबर को। दूसरा आज नैब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए केसेस खोलने का फैसला किया है। उमर बंदियाल साहब ने 15 सितंबर को ये फैसला सुनाया था, 7 दिन का उन्होंने टाइम दिया था, और अब 7 दिन के अंदर अंदर क्योंकि ये केसेस बहाल होने, तो आज 20 सितंबर को फैसला किया गया है, लेटर्स लिख दिए गए हैं, कल से केसेस एक्टिव हो जाएंगे। और उसमें मियां साहब के लिए एक परेशानी जो है वो बन गई है, क्योंकि वो एक और केस में शिकारी हो गए, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो एक ये वाला मामला हो गया है। तीसरा मामला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जो मियां नवाज शरीफ ने कल एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐसी की तैसी एहतसाब होगा, जनरल बाजवा का भी एहतसाब होगा, जनरल फैज़ का भी एहतसाब होगा, इस्टेब्लिशमेंट का, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का एहतसाब होगा, नहीं छोड़ेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और साथ ही उन्होंने 5 जजेस का नाम लिया। अब देखें दोनों इदारों में अगर आप देखें कि पहले आप अदलिया की बात कर लें, अदलिया में किसको टारगेट कर रहे हैं? वो आसिफ सैयद खोसा साहब को टारगेट कर रहे हैं, एजाज अफजल साहब को टारगेट कर रहे हैं, अजमत शेख साहब को टारगेट कर रहे हैं, गुलजार साहब को टारगेट कर रहे हैं, एजाजुल हसन साहब को टारगेट कर रहे हैं, उनको उमर बंदियाल साहब को टारगेट कर रहे हैं। अब मसला ये है कि ज़ाहिर है इन्हीं के साथी जजेस बैठे हुए हैं, यानी 3-4 जजेस को छोड़ देना चले, जो खुश हो रहे होंगे कि नवाज शरीफ गालियाँ दे रहा है इन 5-6 जजेस को, वो बहुत खुश हो रहे होंगे कि नवाज शरीफ गालियाँ दे रहा है, लेकिन बाकी जजेस तो ये देख रहे होंगे। और ख़ासतौर पे एजाजुल हसन साहब के बारे में जिस तरह से कल से उन्होंने कंपेन चलाई हुई है कि एजाजुल हसन चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बन सकेंगे, उनको फारिग कर दिया जाएगा, उनको ये कर दिया जाएगा, नवाज शरीफ को कमिटमेंट दे दी गई है कि एजाजुल हसन चीफ जस्टिस नहीं बनेगा, आप टेंशन ना लें, और साथ ही जो है वो पूरा जी जजेस को ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक इस तरह का नवाज शरीफ तासुर दे रहे हैं और नून लीग वाले कि जैसे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ बिल्कुल इनका 24 घंटे रब्ता है, हालांकि ये गलत है, इनका ऐसा नहीं हो सकता। और ये तासुर दे रहे हैं काजी साहब के बारे में कि काजी साहब के साथ इनका कोई व्हाट्सएप पर रब्ता है, इनके मामला तय हैं कि काजी साहब इनके लिए क्या क्या करेंगे। ये इतना आसान नहीं है, काजी साहब ऐसा नहीं करेंगे। तो अब वो एक ज़ाहिर अदलिया के अंदर भी ये डिस्कशन होगी कि ये नवाज शरीफ इस वक्त ये नहीं नवाज शरीफ कह रहे कि मैं आऊँगा तो ये पेट्रोल जो है वो 350 पे पहुंचा हुआ है, इसको मैं सस्ता करूंगा, डीजल सस्ता करूंगा, मैं आटा सस्ता करूंगा, मैं ये सस्ता करूंगा। वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं वापस आ रहा हूँ इंतकाम लेने के लिए, मैं आ रहा हूँ इस्टेब्लिशमेंट को नीचे दिखाने के लिए। भाई बात यह है कि अदलिया को नीचे दिखाने के लिए, एजाजुल हसन को चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए, तो बताएं मुझे क्या कौम के इस वक्त मसाइल ये हैं कि नवाज शरीफ आए और सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे हमला करें? कौम के मसाइल ये हैं कि इस वक्त वो आके और जनरल बाजवा, जनरल फैज़, और अगर ये सीरियस थे 16 माह तक इक़्तिदार रहा है, उस वक्त तो ये सवाल होता था तो ये जवाब नहीं देते थे। जनरल बाजवा साहब के बारे में, जनरल फैज़ साहब के बारे में एक 16 माह में बयान पूरी पार्टी का, पूरी PDM का नहीं आया। फजल रहमान साहब को आप देख लें,
उनसे अभी भी उस दिन किसको उन्होंने इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने सवाल किया जनरल बाजवा साहब के बारे में। उन्होंने कहा देखिए मेरी सियासी अखलाकियात इजाज़त नहीं देती कि मैं उन पर तनकीद करूँ, हमारे आर्मी चीफ रहे हैं, हालांकि पहले बड़े बड़े हमले किए उन्होंने, बड़ी बड़ी तनकीद की है। मामला ये है कि अगर उन्होंने एहतसाब करना था कर लेते 16 माह में। अब ये जो बात कर रहे हैं ज़ाहिर है इसमें कुछ लोग जो इस्टेब्लिशमेंट को समझने वाले हैं वो ये कहते हैं कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से भी रिएक्शन आएगा। इस्टेब्लिशमेंट भी ये कहेगी कि यार ये क्या, ये बंदा, इसकी तो वही हालत है कि मुश्किल में होता है तो पाँव पकड़ लेता है, और ज़रा इसको थोड़ा सा वो कि मैं अब मैं हूँ, मेरे अलावा ऑप्शन कोई नहीं है, तो गिरबान पकड़ लेता है। और फिर ये बात बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी बहुत तनकीद कर रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ नून लीग के लिए है और शरीफ ख़ानदान के लिए है, इनके बंदे 4-5 वज़ीर लगे हुए हैं, सारी हुकूमत ये चला रहे हैं, पंजाब की हुकूमत ये चला रहे हैं, वफाक की हुकूमत ये चला रहे हैं, उसी की कंटिन्यूटी है जो इनका इक़्तिदार था, सारी चीज़ें, वो भी एक प्रेशर बन रहा है। अब मामला ये है कि इदारों ने इनकी वजह से क्या नहीं सहा, इदारों के साथ क्या नहीं हुआ, क्या कौन सी ऐसी तनकीद है जो इदारों पे नहीं हुई, और ये फिर उसी माइंडसेट के साथ नवाज शरीफ कह रहा है कि मैं आऊँगा तो मैं सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराऊँगा। और ये नवाज शरीफ क्या समझते हैं कि वो मतलब किसी को नहीं समझ आ रही कि वो क्या कह रहे हैं। अब आप इतने आप शेर, कागजी शेर हैं आप, इतने जाली आप शेर हैं, इतने आप बुज़दिल हैं कि जब जनरल बाजवा बैठे थे उस वक्त तो आपने कोई बयान नहीं दिया। जनरल फैज़ जब DGI थे और उसके बाद खैर DGI से तो उस वक्त तो हट चुके थे, लेकिन कोर कमांडर तो थे, आपने उस वक्त तो कोई बयान नहीं दिया। आपकी इक़्तिदार आए, आप उसी आते ही आप सबसे पहला काम करते, आप आर्मी चीफ के खिलाफ कोई कार्रवाई करते, आप आते ही DGI के खिलाफ कार्रवाई करते, लेकिन आप बुज़दिल हैं। अब वो रिटायर हो गए तो अब आप बड़े शेर बन गए। इमरान खान ने तो क़यादत ये मौजूद थी, जो पिछली बाजवा साहब के ऊपर उनका एतराज़ था, वो उस वक्त खुल के उनका नाम ले रहे थे। नवाज शरीफ उस वक्त डिफेंड कर रहे थे, मरीम नवाज़ उस वक्त डिफेंड कर रही थी बाजवा साहब को, और उस वक्त मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ कोई बयान नहीं दे रहे थे, पूरी नून लीग जो है वो बाजवा साहब को डिफेंड कर रही थी। आज फिर याद आ गया कि बाजवा साहब मुजरिम हैं। अगर बाजवा साहब मुजरिम हैं 2018 के, तो आपने एक्सटेंशन उनको क्यों दी थी? अगर बाजवा साहब मुजरिम हैं तो आपने 16 माह में इक़्तिदार में आकर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? आपको जिसने इक़्तिदार दिया है, आपके जो मोहसिन हैं, आप हमेशा छुरा घूमते हैं मोहसिनों की बीट में, और ये फिर छुरा घूम रहे हैं। तो ये कुछ लोग जो इस्टेब्लिशमेंट को समझने वाले हैं वो ये कहते हैं कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से भी एक रिएक्शन आया होगा कि यार ये बंदा क्या है, इसको मतलब इसको जब से पता चला है कि मैं हूँ, मैंने वज़ीर आज़म बनना है, तो ये बिल्कुल ही औकात से बाहर हो गया। अब फिर ये धमकियाँ देने पे आ गए, ये फिर पाकिस्तान में हालात ख़राब करेगा, ये आगे फिर लड़ाइयाँ लेगा। पाकिस्तान हम इस वक्त चाह रहे हैं कि चीज़ें आगे बढ़ें और ये फिर आगे वही काम कर रहा है। तो ये भी एक चीज़ है जिसकी वजह से हो सकता है शहबाज शरीफ को डांट पड़ी हो। और शहबाज शरीफ के बारे में आपको पता ही है कि शहबाज शरीफ के बारे में जो बताया जाता है कि शहबाज शरीफ की सबसे अच्छी बात यह है कि वो बड़ा ताबेदार है, सर झुका के सुनता रहता है, माफ़ी मांगता है, माजरत करता है और सर झुका के नौकरी करता है। ये बात उसकी बहुत अच्छी है। फिर एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, आप हैरान होंगे ये बात सुन के कि यार ये आप क्या बात कर रहे हो। नवाज शरीफ इस वक्त फैसल वाडा साहब के बयान को बहुत सीरियस ले रहे हैं, नून लीग फैसल वाडा साहब के बयान को बहुत सीरियस ले रही है। इससे पहले आपको पता ही है कि मरीम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब ने पूरी मुस्लिम लीग नून के उन लोगों को जो पढ़ जाते हैं हर किसी को और बिल्कुल गालम गलोच की हद तक, बदतमीज़ी की हद तक, उनको 4-5 जो मेन इनके लोग हैं उनको बड़ी सख्ती से कहा हुआ था और कहा हुआ है कि आपने फैसल वाडा साहब की किसी बात का जवाब नहीं देना। वो आपको जो मर्ज़ी करें, मियाँ साहब के बारे में, मियाँ नवाज शरीफ को वो चोर कहें, डाकू कहें, लुटेरा कहें, जो मर्ज़ी कहें, आपने बस कोई जवाब नहीं देना। और नून लीग कोई जवाब नहीं देती। अब फैसल वाडा साहब जो पिछले 4-5 दिन से बयान दे रहे हैं नवाज शरीफ के हवाले से, नून लीग के हवाले से, उस पर मियाँ साहब ने पार्टी को कहा कि ये क्या चल रहा है, ज़रा चेक तो करें इधर उधर से, ये क्या चल रहा है, फैसल वाडा ऐसे तो बात नहीं कर रहा। और फैसल वाडा साहब को सबको पता है कि वो उनकी बहुत सी बातें जो कर रहे थे वो ठीक साबित हुई हैं। तो मियाँ साहब को किसी ने कहा है कि मियाँ साहब चेक कर लें कहीं आपको दाना ना डाला जा रहा हो, क्योंकि आप एक चीज़ देखें, अगर मियाँ नवाज शरीफ आके और जेल चले जाते हैं और उनकी बेलें मुस्तरद हो जाती हैं और उनको रिलीफ नहीं मिलता और वो जेल में चले जाते हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं वो जो एक तासुर है कि डील हो गई है, इस्टेब्लिशमेंट इनको वापस ला रही है, इस्टेब्लिशमेंट की मदद से आ रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट इनको वज़ीर आज़म बनाने जा रही है, तो इस्टेब्लिशमेंट की गुड्डी चढ़ जाएगी, इस्टेब्लिशमेंट की तो तारीफ़ होने लग जाएगी कि यार इसका मतलब ये तो कोई डील नहीं थी और ये तो ज़बरदस्त हुआ कि आया और जेल में गया और ये ख्वार हो रहा है, जलील हो रहा है। क्योंकि मियाँ साहब का मामला इमरान खान वाला नहीं है जिसने जो 5 अगस्त से लेकर आज तक मज़े से वो बैठा हुआ है जेल में, उसे कोई मसला नहीं है। मियाँ साहब को तो मच्छर भी काटते हैं, तन्हाई भी तंग करती है, ग़ज़ाएँ भी मुर्गान खानी हैं, खाना भी वहीं पे बना हुआ खाना है। फिर मियाँ साहब को जो है वो सिरी पाए और फ़लाना 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 ये चीज़ें भी मियाँ साहब को चाहिए।
तो मियाँ साहब के बहुत मसाइल हैं, मियाँ साहब जेल नहीं काट सकते। और मियाँ साहब जब भी जेल गए हैं डील करके पाकिस्तान से फ़रार हुए हैं, चाहे वो 99 हो चाहे वो 2020-21 हो, मियाँ साहब हमेशा डील करके पाकिस्तान से चले जाते हैं। जब भी वो इक़्तिदार से उतर के जेल जाते हैं, जेल से वो सीधा पाकिस्तान से बाहर जाते हैं। पहले वो सऊदी अरब चले गए थे, इस बार वो लंदन चले गए हैं। तो ये भी अब मियाँ साहब और नून लीग सीरियस हैं फैसल वोडा साहब के बयान को लेकर कि चेक करें ये मामला क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मियाँ साहब को ला के और जेल में डाल दिया जाए और हम काजी साहब के आसरे पे रहें, और काजी साहब भी उस वक्त जो है वो जैसे राजा रियाज ने कहा कि आप तो पहचानते ही नहीं हैं, फिर पता चले कि वो पहचानते ही नहीं हैं और वो कहें कि जी मैं तो अभी आपको रिलीफ नहीं दे सकता। तो ये चीज़ें भी हैं। और फिर देखें मियाँ साहब की ये खाम ख्याली है कि वो क्योंकि उनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इमरान खान को आने नहीं देना, तो नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाना है, तो अब वो चढ़ दौड़ें इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, चाहे वो माजी की हो। मुझे बताएं परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो कब से चले गए थे, और फिर मियाँ साहब ने जो दावे किए थे कि मैं उनका एहतसाब करूँगा, फिर कर लिया था एहतसाब, फिर ईसीए से नाम मियाँ साहब ने निकाला था। तो ये भड़के मार रहे हैं। लेकिन चाहे इनकी भड़कें सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, जो कि आवाम बेवकूफ़ नहीं बनेगी, लेकिन इसको बहुत संजीदा लिया जा रहा है मियाँ नवाज शरीफ के बयान को। और लगता यह है कि शहबाज शरीफ को कहीं बुलाकर उनकी डांट डपट हुई है और उनकी क्लास ली गई है और उन्हें कहा गया कि जाके भाई को समझाओ, वरना उसे कहो कि वहीं बैठे, आने की ज़रूरत नहीं है। और शायद इसलिए शहबाज शरीफ आप वापस जा रहे हैं और जाके मियाँ नवाज शरीफ को समझाएंगे कि आप जैसे पहले 16 माह आप अच्छे बच्चे बन के बैठ रहे हैं, 16 माह तो नहीं बल्कि जब से लंदन गए हैं, दरमियान में एक फ़ेज़ आया था जब इक़्तिदार लेना था, उस वक्त धमकियाँ शमकियाँ दी थी, लेकिन जब से इक़्तिदार की भीख मिली तब से 16 माह तक मियाँ नवाज शरीफ ने कोई इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयान नहीं दिया और सारी चीज़ें। तो अब देखते हैं बहरहाल चीज़ें। और ये भी आपको बता दूँ एहसन इकबाल साहब भी सुना है कि कल बैरून मुल्क जा रहे हैं, मरीम नवाज साहबा भी जा रही हैं, एहसन इकबाल भी जा रहे हैं, ख्वाजा आसिफ आई थिंक पहले बार हैं। तो देखते हैं बहरहाल क्या लंदन में चेक करेंगे क्या कुछ चल रहा है। और पीपल्स पार्टी भी ज़ाहिर है बयानात के ज़रिए दबाव बढ़ा रही है इस्टेब्लिशमेंट पर, इदारों पर, कि लेवल प्लेइंग फील्ड से नून लीग के लिए हमें लिफ्ट ही कोई नहीं है, हमें हमारे वो पीपल्स पार्टी का तो चाहिए कि ये हमारी तरफ भी देखें और हमें भी मौका दें। और एक और वो दाढ़ी वाली शख्सियत है, उनका आपको पता ही, उन्होंने तो अमरीकियों को कहा था कि मेरी दाढ़ी ना देखो, मुझे मौका दो, फिर देखो मैं कैसे अमेरिका की खिदमत करता हूँ। तो लगता यह है कि 21 अक्टूबर की तारीख़ ख़तरे में, सूरत हाल इनके लिए कशीदा है और ख़ास तौर पे ये फैसल वोडा साहब के बयानात को बहुत सीरियस ले रहे हैं। और साथ ही जो काजी फैसल साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है वो भी अब अक्टूबर के पहले हफ्ते में चला गया, पता नहीं वो फैसला कब आता है। अपील वाला चक्कर है कोई नहीं। वो जो सरदार तारिक मसूद साहब ने एक केस लगाना है जो इनके मुताबिक उन्होंने लगाना है, वो भी अभी तक कॉज लिस्ट में तो नहीं आया। और ये कैसे हो सकता है कि जस्टिस काजी फैसल साहब सबसे पहला केस ही मियाँ नवाज शरीफ को 184 थी कि उससे रिलेटेड लगा के और उसको रिलीफ दे दें, ये एक बड़ा सवाल है, ये एक बड़ी चीज़ है। तो लगता यह है कि मियाँ साहब की टिकट जो है वो कैंसिल हो सकती है, उनकी वापसी का प्लान कैंसिल हो सकता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सब का हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।